हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बनाने का विधि पढ़े थे। उसमें देखे थे कि अल्कोहल से किस प्रकार हेलो एल्केन बनता है। उसमें डिफरेंट तरह का प्रोसेस बताए थे। फिर बताए थे आपको कि हैलोजनेशन ऑफ एल्केन करने से क्या होता है, हैलोजनेशन करने से क्या होता है, फ्रैंकल स्टीन रिएक्शन क्या होता है, इसके बाद स्वार्ट्स प्रोसेस क्या होता है। वो सारा प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, यानी सारा मेथड वो पढ़े जो हम लोग देखे कि हेलो एल्केन हेलो एरिन को बनाने का तरीका बताता है। अब हम लोग उस कंपाउंड के गुण के बारे में बात करेंगे। इसका जो अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल, मतलब रासायनिक और भौतिक गुण इस यौगिक का किस प्रकार का होता है, उसी के संबंध में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, भौतिक गुण सबसे पहले, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है हेलो एल्केन हेलो एरिन का। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। ये इसी कहते हैं हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन का भौतिक गुण इसी के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे जो पहला पॉइंट है, इसमें देखते हैं कि एल्काइल हैलाइड जो होता है ये कलरलेस होता है, लेकिन जब इस पर लाइट का एक्सपोज किया जाएगा, प्रकाश इस पर प्रवाह किया जाएगा, तब यह कलर शो कर सकता है। इसका वजह होता है कि लाइट के प्रवाह करने से डिफरेंट तरह के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के कारण यह डिफरेंट कलर शो करता है। यहाँ पर वो लिख सकते हैं एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस, है ना। एल्काइल हैलाइड जो होता है कलरलेस होता है, बट लाइट एक्सपोज then it shows color मतलब कहते हैं एल्काइल हैलाइड रंगहीन होता है, परंतु प्रकाश के उपस्थिति में यह रंग प्रदर्शित करता है। यानी जब प्रकाश इस पर देंगे तब यह रंग प्रदर्शित करेगा। इसी तरह देखिए दूसरा पॉइंट, इसमें हम लोग कहेंगे कहते हैं इट इज slightly soluble in water but complete soluble in organic solvent। मतलब यहाँ पर कहेंगे यह जल में स्लाइटली सोलेबल होता है, मतलब बहुत कम सोलेबल होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में पूर्णतः घुल जाता है। यहाँ पर लिखेंगे यह कार्बनिक विलायक में पूर्णतः घुलनशील होता है, परंतु
जल में पूर्णतः नहीं घुलता है। यह जल में पूर्णतः नहीं घुलता है, लेकिन कार्बनिक विलायक में पूर्णतः घुल जाता है। ये सब का वजह होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करना। यानी हाइड्रोजन बंधन का निर्माण जब करेगा वो, तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी आपका वाटर में हो सकता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है तो वाटर में घुलनशील नहीं होगा। इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग भौतिक गुण में कि जो हेलोएल्केन और हेलोएरीन है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, द्रवनांक और क्वथनांक जो होता है यह उसके अनुभार पर निर्भर करता है। यानी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा पॉइंट में कह सकते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन are increases with increases their boiling point। मतलब यहाँ पर कहेंगे अनुभार है ना, the boiling point increases with increases their molecular mass। यानी मोलिकुलर मास के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यानी लिखेंगे अनुभार के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना। अनुभार के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्वथनांक बढ़ता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एग्जांपल में, जैसे आप लिखते हैं यहाँ पर CH Cl3, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। तो आपका जो क्वेश्चन रहता है ये फॉर्मूला नहीं लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा। तो नाम को देख के पहचानना पड़ेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है किसका कम है, तब आप डिसाइड करेंगे। इसके बाद देखिए लिखते हैं CHBr3, इसको कहते हैं ब्रोमोफॉर्म। इसी तरह देखिए लिखते हैं CHI3, इसका नाम है आयोडोफॉर्म। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सभी को पता है, अगर यहाँ पर अनुभार निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 × 3 करते हैं। 35.5 × 3, देखिए ये तो सब में कॉमन है। यहाँ पर करेंगे 12 + 1, अब प्लस हो जाएगा 80 और गुना 3। तो देखिए यहाँ पर 35.5 × 3, यहाँ पर 80 × 3, तो अनुभार बढ़ा। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 12 + 1, 12 है कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का, और आयोडीन का होता है 127, 3 आयोडीन है तो 3 से गुना कर देंगे। तब आप ही लोग देख के डिसाइड कर सकते हैं कि सबसे अधिक अनुभार है आयोडोफॉर्म का। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है ये सबसे अधिक होगा किसका, तो आयोडोफॉर्म का। ये एक कंडीशन हो गया, यानी ये पहला कंडीशन इसका है। इसी तरह से इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए जैसे लिखते हैं CH3 CH2 Cl लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए CH3 CH2 CH2 Cl लिख दिए। देखिए कार्बन की संख्या बढ़ रहा है, मतलब अनुभार बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए लिखते हैं CH3 CH2 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 Cl कर दिए, तो मतलब सबसे अधिक अनुभार होगा उसका, यानी सबसे अधिक जो होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका हो जाएगा। यह एक पहला कंडीशन है। तो आपको क्वेश्चन जो पूछता है इसमें क्या करेगा, इस तरह से नाम लिखा रहेगा, 4-5 लिखा रहेगा, आपको कह देगा अरेंज करने के लिए कि बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में लिखें या बॉइलिंग पॉइंट के घटते हुए क्रम में लिखें, लेकिन नाम लिखा रहेगा। तो आप फॉर्मुलेट करेंगे, फिर वहाँ पर देख लेंगे अनुभार किसका बढ़ रहा है किसका घट रहा है। लेकिन देखिए इसी प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर कह दें द BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक, द BP ऑफ हेलोएल्केन decreases with increases branch, यानी ब्रांच के बढ़ने पर increases branch,
यानी ब्रांच के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। डिक्रीज मतलब घट जाना। यानी यहाँ पर लिखेंगे शाखा के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। शाखा के बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। अब जैसे देखो एग्जांपल में यहाँ पर एक नॉर्मल चेन हम लोग बनाते हैं, CH3 CH2 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 और Cl कर दें। इसको कह देंगे क्लोरोब्यूटेन। यह है क्लोरोब्यूटेन। इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर क्या किए Cl लगा दिए। इसको कहते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन। तो देखिए इसी प्रकार से देखेंगे हम लोग यहाँ पर इसको अगर ब्रांच लगाना चाहेंगे फिर से देखिए CH3 CH3 और फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Cl लगा दें। तो देखिए सभी में कार्बन की संख्या सेम है, सभी में हाइड्रोजन भी सेम है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसमें कोई ब्रांच नहीं है, जबकि यहाँ पर एक ब्रांच है, जबकि यहाँ पर 2 ब्रांच है। इसका नाम होता है 2-क्लोरो 2-मिथाइल। और इसके बाद लिखेंगे प्रोपेन है ना। तो यहाँ पर देखिए ये क्या आपका है, तो प्राइमरी हैलाइड, इसको कहते हैं 1 डिग्री हैलाइड, इसको कहते हैं 2 डिग्री हैलाइड, इसको कहते हैं 3 डिग्री हैलाइड, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड। हम लोग देखेंगे ब्रांच उधर बढ़ रहा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उधर घटेगा। यानी इस तीनों में सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा आपका टर्सरी हैलाइड का। उस तीनों में सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा टर्सरी हैलाइड का। सबसे कम होगा टर्सरी हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट होगा। मतलब ये 2 पॉइंट खास तौर पर माइंड में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए इसमें तीसरा, यानी इसमें आपका ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको निश्चित तौर पर दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट है ना बढ़ रहा है या घट रहा है। आपको कंपाउंड का नाम लिखा रहेगा, आपको कुछ करना नहीं, अपने से नहीं लिखना है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा कंपाउंड का नाम, अब फिर आपको काम करना होगा। इसी प्रकार से देखिए अगर एरोमेटिक कंपाउंड हो तब क्या होता है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका घटेगा किसका बढ़ेगा, उस पर हम लोग विचार करें। तो देखिए यहाँ पर C नंबर पॉइंट कहते हैं the BP change due to position of halogen is change in benzene ring। और यहाँ पर कहेंगे बेंजीन चेन के बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन के स्थान बदलने पर बीपी चेंज होता है। यानी ये कंडीशन को दिमाग में रखेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर है आपका ये बेंजीन का रिंग है, इस बेंजीन के रिंग पर एक क्लोरीन यहाँ है, दूसरा क्लोरीन यहाँ है, इसका नाम है ऑर्थो, इसको कहते हैं ऑर्थो। ये होता है ऑर्थो का सबसे अधिक होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसी प्रकार से देखिए इसके बाद होता है आपका है ना पारा का, मतलब इस तरह से अगर फॉर्म करते हैं एक 4 पोजीशन पर, यहाँ पर एक यहाँ पर, इसको कहते हैं पारा। इसका उससे कम होता है और सबसे कम होता है मेटा का। जैसे आप देखिए यहाँ पर ये बेंजीन का रिंग है और यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर Cl है और यहाँ पर Cl आ गया, यानी सबसे कम होता है मेटा। यानी यहाँ पर हो गया ये मेटा का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। जबकि यहीं पर अगर
मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देखें तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है अपोजिट, यानी यहाँ पर ये हो गया बीपी का ऑर्डर, यानी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ये है, यानी सबसे अधिक होगा ऑर्थो का और सबसे कम होगा मेटा का, सबसे अधिक होगा ऑर्थो का और सबसे कम होगा मेटा का। लेकिन अगर एमपी देखें यानी मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें हम लोग तो सबसे जो अधिक होता है ये होता है आपका, सबसे अधिक होगा आपका मेटा का, सबसे अधिक होगा मेटा का, यानी ये मेटा है, सबसे अधिक होता है मेटा का। इसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद होता है ऑर्थो का, उसके बाद जो होगा मेल्टिंग पॉइंट ये होगा ऑर्थो का, ये है ऑर्थो। और सबसे कम जो होता है ये होगा आपका, ये हो गया मेटा, ये हो गया ऑर्थो। तो सबसे कम होगा किसका, तो पारा का, सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट यानी मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सबसे कम होगा पारा का। इसी कारण से आप देखेंगे कि ऑर्थो, मेटा और पारा जो कंपाउंड है, अगर किसी रिएक्शन में ये तीनों का फॉर्मेशन हो रहा है तो तीनों को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इस वजह से आप आसानी से इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ये तीनों का अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और साथ ही साथ इसका सॉलिडिटी को हम लोग देखें, यही तो फिजिकल कैरेक्टर है। और ये सभी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, यानी वो पॉइंट को माइंड में रखेंगे। आपको एनसीईआरटी में भी इसका क्वेश्चन है, प्लस आपका क्वेश्चन बैंक आप देखेंगे उसमें भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन इससे मिल जाएगा, यानी ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसका रासायनिक गुण, और इसका रासायनिक गुण से पहले हम लोग ये बात पहले समझ लें कि रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट का मतलब होता है अभिकर्मक, रिएजेंट का मतलब है अभिकर्मक। तो अभिकर्मक किसको कहेंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी भी अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए कोई ना कोई रिएजेंट होता है, कोई ना कोई अभिकर्मक होता है जिससे वह रिएक्शन को कंप्लीट किया जा सके। तो ये जो अभिकर्मक है ये रिएक्शन को पूर्ण करने का काम करता है। ये रिएजेंट होता है दो तरह का, ये रिएजेंट होगा दो तरह का, एक होता है आपका न्यूक्लियोफिल, न्यूक्लियोफिल्स, यानी इसको कहते हैं नाभिक रागी, एक होता है नाभिक रागी न्यूक्लियोफिल, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोफिल्स, इसको कहते हैं नाभिक विरागी, नाभिक विरागी। यानी ये दो तरह का होता है, एक नाभिक रागी, दूसरा होता है नाभिक विरागी। अब देखिए ये न्यूक्लियोफिल है, न्यूक्लियोफिल मतलब नाभिक रागी। यहाँ पर ये देखिए दो टर्म से बना है, एक होता है न्यूक्लियो और दूसरा होता है फिल्स, एक हो गया न्यूक्लियो दूसरा होगा फिल्स। यहाँ पर भी देखिए ये दो टर्म से मिलकर बना है, एक होता है इलेक्ट्रो और दूसरा होता है फिल्स, है ना, इलेक्ट्रोफिल्स। तो देखिए यहाँ पर इसका जो मीनिंग होता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, है ना। यहाँ पर जो होता है ये इसका मीनिंग समझेंगे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जो न्यूक्लियस को लव करे, लविंग करे वो कहलाता है न्यूक्लियोफिल, और जो इलेक्ट्रॉन को लव करे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिल, है ना। जो न्यूक्लियस को लव करे उसको न्यूक्लियोफिल, और जो इलेक्ट्रॉन को लव करे उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिल। इसका मतलब न्यूक्लियस पर होता है कैसा चार्ज, तो प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज होता है। हाँ ठीक है, न्यूक्लियस पर होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज। अब देखेंगे आप लोग यहाँ कि न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, यानी वो रिएजेंट जो न्यूक्लियस को अपने अट्रैक्ट करता हो, न्यूक्लियस पर होता है कैसा, तो प्लस चार्ज। इसका मतलब ऑल नेगेटिव स्पीशीज आर एक्ट एज
न्यूक्लियोफिल एंड ऑल पॉजिटिव स्पेसीज आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल, क्योंकि जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट चार्ज। अब देखिए यहां पर हम लोग कहेंगे ऑल निगेटिव, और इसका डेफिनेशन अभी नहीं कर रहे हैं, इसका सिर्फ पॉइंट बता रहे हैं, तो लोग समझ जाएंगे कैसे। तो कहते हैं ऑल निगेटिव स्पेसीज, ऑल निगेटिव स्पेसीज और लॉन पेयर containing species are act as nucleophile, यानी जो निगेटिव स्पेसीज है या जिसमें लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेन करता हो वो सभी को कह देंगे न्यूक्लियोफिल। जो निगेटिव स्पेसीज है और जो लॉन पेयर कंटेनिंग करता हो उसको कहते हैं न्यूक्लियोफिल। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं क्या, तो ऑल पॉजिटिव स्पेसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल। यहाँ पर कह देंगे क्या, तो ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव स्पेसीज और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज आर एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल्स, यानी जितना भी निगेटिव वाला होगा उसको न्यूक्लियोफिल और जितना भी पॉजिटिव वाला होगा उसको कहते हैं इलेक्ट्रोफिल। अब ये दोनों को बारी बारी से एग्जांपल देके हम लोग समझें कि क्या होता है। सिंपल तौर पर अब देखो, ये याद रख लेने से, ये समझ जाने से आप देखेंगे कि पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ने वाले रिएक्शन है वो सभी जगह पर ये दोनों रिएजेंट काम करेंगे, यानी मुख्य रूप से यही दो रिएजेंट का काम हम लोग करेंगे पूर्णतः। इसको समझना सबसे नेसेसरी है, इसलिए रासायनिक गुण बताने से पहले आपको ये बता दिए कि इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल क्या होता है। अब देखिए इसी के बारे में हम लोग और भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सब हो सकता है पॉइंट। अब देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर देखें, जैसे देखें न्यूक्लियोफिल्स, तो आपको बता ही चुके कि यह निगेटिव चार्ज पार्टिकल जितना भी है सबको कहते हैं न्यूक्लियोफिल, क्योंकि ये पॉजिटिव को अपने में अट्रैक्ट करता है। इसी कारण से इसको डिनोट किया जाता है, डिनोटेड बाय एन लिखते हैं, यू लगा दिया माइनस कर दिया, ये होता है। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन यू के द्वारा, यानी एन पर निगेटिव चार्ज है जाए इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिल, यानी यहाँ पर देखिए इसे सूचित किया जाता है एन यू के द्वारा, एन यू माइनस के द्वारा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे OH है हाइड्रोक्सी आयन है माइनस वाला है, Cl है माइनस वाला है, Br है माइनस वाला है। जितना भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा सब काम करेगा न्यूक्लियोफिल के तरफ। इसी प्रकार से देखिए अब बताए थे आपको दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज क्या होता है, तो जैसे देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ N3 लगा हुआ है, तो आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, तो 3 हाइड्रोजन शेयर किया, जो ये पेयर बचा इलेक्ट्रॉन का, इसी इलेक्ट्रॉन पेयर को कहते हैं लॉन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी कहलाता है जो बॉन्ड में भाग नहीं लिया। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है और 3 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया तो बच गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कहते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का निर्जन जोड़ी। तो ये आपका न्यूक्लियोफिल की तरह काम करेगा। जैसे आप लिखते हैं H2O, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6 और 2 के साथ शेयर किया तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा, इसका मतलब ये 2 पेयर हो गए। ये दोनों पेयर जो होगा लॉन पेयर कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिल की तरफ एक्ट करेगा। इटीसी कर देते हैं। इसी तरह से और भी हो सकता है बहुत सारा, है ना, Cl माइनस हो सकता है, इस तरह से बहुत सारा माइनस वाला होगा या इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होगा। इसी तरह से देखिए इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल का मतलब आपको समझेंगे जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, जो इलेक्ट्रॉन को लविंग करे तो वो इलेक्ट्रोफिल कहलाता है। मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज है
वो सब काम करेगा इलेक्ट्रोफिल की तरह। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इट इज डिनोटेड बाय ई लिखते हैं, ई पर प्लस लगा दिए तो होगा इलेक्ट्रोफिल। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पर लिख दिए Cl पर प्लस कर दिए इलेक्ट्रोफिल हो जाएगा, Na पर प्लस कर दिए इलेक्ट्रोफिल हो जाएगा, C पर प्लस कर दिए इलेक्ट्रोफिल हो जाएगा, यानी CH3 यहाँ पर लिख दें। जितना भी प्लस वाला है वो सब आपका इलेक्ट्रोफिल होगा, जितना भी माइनस वाला है वो सभी निगेटिव वाला को कह देंगे हम लोग न्यूक्लियोफिल। और देखिए यहाँ पर लिखते हैं BH3, यहाँ पर बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है और तीनों के साथ शेयर कर गया है, इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इसी तरह देखिए AlCl3 है, इसमें भी 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसको भी कहते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये भी काम करेगा इलेक्ट्रोफिल की तरह etc। ये सारा का सारा आपका कहलाएगा इलेक्ट्रोफिल और ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियोफिल। अब इसी पर आधारित जो होगा हम लोग का इसका रासायनिक गुण होगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उस एनसीईआरटी में देखेंगे कि आपका जो प्रॉपर्टी शुरू हुआ है तो वहाँ पर लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब नाभिक रागी विस्थापन अभिक्रिया। तो वहाँ पर हम लोग वो सारे के सारे पॉइंट को डिनोट करेंगे, देखेंगे क्या सब होता है। आज यही तक, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे।